अरे साइंस के खोजियों, आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी की रोमांचक दुनिया में जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एटम के छोटे शक्तिशाली दिल न्यूक्लियस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक हलचल भरे शहर के सेंटर की कल्पना करो, जहां प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स घूम रहे हैं। वे शहर के आर्किटेक्ट्स की तरह हैं, जो तय करते हैं कि एटम कौन सा एलिमेंट होगा। लेकिन रुको, वे अकेले नहीं हैं। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स जो सिटी प्लानर्स की तरह काम करते हैं और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भरा यह छोटा शहर न्यूक्लियस है, एटम का कंट्रोल सेंटर। यह बहुत बड़ी एनर्जी की दुनिया है, जहां बदलाव के बड़े नतीजे हो सकते हैं। क्या आप इसके रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? चलो चलें। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद हैं? वे बस यूं ही नहीं घूम रहे हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है एटम की पहचान और स्थिरता तय करना। हर एलिमेंट में प्रोटॉन की एक खास संख्या होती है, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। यह एलिमेंट का आईडी कार्ड जैसा है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, जबकि कार्बन में 6 होते हैं। दूसरी ओर मास नंबर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। पर यहाँ एक पेंच है, एटम स्थिरता चाहते हैं। वे एक खास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पसंद करते हैं। जब यह रेशियो गड़बड़ होता है तो न्यूक्लियस अस्थिर हो जाता है, जिससे रेडियो एक्टिविटी होती है। अलग अलग न्यूट्रॉन संख्या वाले एक एलिमेंट के इन ग्रुपों को आइसोटोप कहते हैं। कुछ आइसोटोप स्थिर होते हैं, जबकि कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, जो एनर्जी छोड़कर स्थिरता पाने की कोशिश करते रहते हैं। दिलचस्पी है। चलो आगे रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में जानें। चूल्हे पर उबलते पानी के बर्तन की कल्पना करो। गर्मी पानी के मॉलिक्यूल्स को उछल कूद कराती है, जिससे एनर्जी निकलती है। इसी तरह रेडियो एक्टिव एटम के न्यूक्लियस में अतिरिक्त एनर्जी होती है, जो उन्हें अस्थिर बनाती है। यह अस्थिरता उन्हें रेडिएशन के रूप में एनर्जी छोड़ने पर मजबूर करती है। इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। यह ऐसा है जैसे एटम ठंडा होने और अपना बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। ये रेडिएशन पार्टिकल्स या वेव्स के रूप में हो सकता है। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन चिंता मत करो, सभी रेडिएशन हानिकारक नहीं होते। हम रोजाना सूरज और चट्टानों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से कम मात्रा में रेडिएशन का सामना करते हैं। नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करने पर रेडियो एक्टिविटी के मेडिसिन, इंडस्ट्री और यहां तक कि आर्कियोलॉजी में अद्भुत उपयोग हैं। और जानने के लिए उत्साहित हैं? आइए रेडियो एक्टिव क्षय के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानें। रेडियो एक्टिव क्षय 3 मुख्य प्रकार के होते हैं: अल्फा, बीटा और गामा क्षय। हर प्रकार अलग अलग पार्टिकल्स या वेव्स छोड़ता है, जिससे मूल एटम बदल जाता है। अल्फा क्षय ऐसा है जैसे न्यूक्लियस से एक छोटा गोला निकाल दिया गया हो। यह एक अल्फा पार्टिकल छोड़ता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यह उत्सर्जन एटम के एटॉमिक नंबर को 2 से और मास नंबर को 4 से कम कर देता है। दूसरी ओर बीटा क्षय ऐसा है जैसे एक छोटा इलेक्ट्रॉन दुनिया में लॉन्च किया जा रहा हो। बीटा पार्टिकल नामक यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। यह प्रक्रिया एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ा देती है, जबकि मास नंबर वही रहता है। अंत में गामा क्षय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एनर्जी का फटना जैसा है। अल्फा और बीटा क्षय के विपरीत गामा क्षय एटम के कंपोजिशन को नहीं बदलता। यह बस अतिरिक्त एनर्जी छोड़ता है, जिससे न्यूक्लियस अधिक स्थिर हो जाता है। हर प्रकार के क्षय के अपने गुण और उपयोग होते हैं। उन्हें समझने से हमें बीमारियों के इलाज से लेकर बिजली बनाने तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए रेडियो एक्टिविटी की शक्ति का उपयोग करने में मदद मिलती है। उपयोगों की बात करें तो आइए अगले सेक्शन में कुछ दिमाग हिला देने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन देखें। सेक्शन 5 न्यूक्लियर रिएक्शन, विखंडन और संलयन समझाया। हमने देखा है कि कैसे रेडियो एक्टिव क्षय अलग अलग एटम को बदलता है। लेकिन क्या होता है जब हम खुद न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करते हैं? यहीं पर न्यूक्लियर रिएक्शन आते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें न्यूक्लियस के बिल्डिंग ब्लॉक्स को फिर से व्यवस्थित करना शामिल है।
जिससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। एक भारी एटम के न्यूक्लियस को हल्के में विभाजित करने की कल्पना करो। यही न्यूक्लियर विखंडन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली यह प्रक्रिया न्यूक्लियस के टूटने पर बहुत अधिक एनर्जी छोड़ती है। इसे लकड़ी के टुकड़े करने जैसा समझो, लेकिन एटॉमिक स्केल पर बहुत अधिक एनर्जी आउटपुट के साथ। दूसरी ओर दो हल्के न्यूक्लियाई को एक साथ जोड़कर एक भारी न्यूक्लियस बनाने की कल्पना करो। यही न्यूक्लियर संलयन है। यह वह प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है। यह विखंडन से भी अधिक एनर्जी छोड़ती है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। विखंडन और संलयन दोनों में ऊर्जा स्रोतों के रूप में अपार संभावनाएं हैं। जबकि विखंडन वर्तमान में बिजली संयंत्रों में उपयोग किया जाता है, संलयन अनुसंधान का उद्देश्य पृथ्वी पर सूर्य की शक्ति का उपयोग करना है। यह ऊर्जा उत्पादन में क्रांति लाने की क्षमता वाला एक आकर्षक क्षेत्र है। सेक्शन 6, अर्ध आयु और क्षय स्थिरांक, समय के रहस्यों का खुलासा। रेडियो एक्टिव क्षय एक सहज प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई विशिष्ट एटम कब क्षय होगा। हालांकि हम क्षय की समग्र दर को समझने के लिए अर्ध आयु की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास पॉपकॉर्न की गुठली का एक बैग है। आप उन्हें गर्म करते हैं और कुछ तुरंत फूट जाते हैं, जबकि कुछ को समय लगता है। इसी तरह एक रेडियो एक्टिव नमूने में कुछ एटम जल्दी क्षय हो जाते हैं, जबकि कुछ को अधिक समय लगता है। अर्ध आयु वह समय है जिसमें एक नमूने में आधे रेडियो एक्टिव एटम क्षय हो जाते हैं। प्रत्येक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एक विशिष्ट अर्ध आयु होता है, जो एक सेकंड के अंश से लेकर अरबों वर्षों तक होता है। हम इस जानकारी का उपयोग प्राचीन कलाकृतियों की तिथि निर्धारित करने, रेडियो एक्टिव कचरे की निगरानी करने और यहाँ तक कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए करते हैं। क्षय स्थिरांक एक और महत्वपूर्ण अवधारणा अर्ध आयु से संबंधित है। यह हमें किसी दिए गए समय में एकल एटम के क्षय होने की प्रायिकता बताता है। साथ में अर्ध आयु और क्षय स्थिरांक हमें रेडियो एक्टिव पदार्थों के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। सेक्शन 7, रेडियो एक्टिविटी क्रिया में दवा से लेकर बिजली संयंत्रों तक। रेडियो एक्टिविटी डरावनी लग सकती है, लेकिन यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिकित्सा उपचार से लेकर बिजली पैदा करने तक इसके अनुप्रयोग विशाल और विविध हैं। चिकित्सा में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का उपयोग निदान और उपचार दोनों के लिए किया जाता है। वे आंतरिक अंगों की छवियां बनाने, कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और नष्ट करने और यहां तक कि चिकित्सा उपकरणों को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। पीईटी स्कैन और रेडिएशन थेरेपी जैसी तकनीकें रेडियो एक्टिव आइसोटोप के अनूठे गुणों पर निर्भर करती हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली पैदा करने के लिए परमाणु विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अपशिष्ट निपटान की चिंताओं के कारण विवादास्पद होते हुए भी परमाणु ऊर्जा कई देशों में कार्बन मुक्त ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप कृषि और खाद्य संरक्षण जैसे उद्योगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पौधों में पोषक तत्वों के अवशोषण को ट्रैक करने, कीट आबादी को नियंत्रित करने और फलों और सब्जियों के शेल्फ जीवन का विस्तार करने में मदद करते हैं। सेक्शन 8, कार्बन डेटिंग के चमत्कार, अतीत के रहस्यों को उजागर करना। कभी सोचा है कि वैज्ञानिक जीवाश्मों और स्क्रॉल जैसी प्राचीन कलाकृतियों की उम्र कैसे निर्धारित करते हैं? इसका उत्तर कार्बन डेटिंग की आकर्षक दुनिया में निहित है। एक ऐसी तकनीक जो कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षय पर निर्भर करती है। कार्बन 14 वातावरण में मौजूद कार्बन का एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। जीवित जीव श्वसन और भोजन के सेवन के माध्यम से लगातार कार्बन 14 को अवशोषित करते हैं। जब कोई जीव मर जाता है तो वह कार्बन 14 को अवशोषित करना बंद कर देता है और मौजूदा कार्बन 14 एक झांत दर से क्षय होने लगता है। एक नमूने में कार्बन 14 की शेष मात्रा को मापकर और इसकी तुलना प्रारंभिक मात्रा से करके वैज्ञानिक गणना कर सकते हैं कि जीव कितने समय पहले जीवित था। इस तकनीक ने इतिहास, आर्कियोलॉजी और जीवाश्म विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। कार्बन डेटिंग हमें हमारे ग्रह और उसके निवासियों की कहानी को एक साथ जोड़ने में मदद करती है। प्राचीन सभ्यताओं, विलुप्त प्रजातियों और पृथ्वी पर जीवन के विकास के बारे में आकर्षक विवरण प्रकट करती है।
सेक्शन 9 निष्कर्ष न्यूक्लियर केमिस्ट्री छोटे अजूबों की दुनिया। एटम की संरचना से लेकर न्यूक्लियस के भीतर शक्तिशाली प्रतिक्रियाओं तक हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मनोरम दुनिया की यात्रा की है। हमने विभिन्न प्रकार के रेडियोएक्टिव क्षय, विखंडन और संलयन की विस्मयकारी प्रक्रियाओं और विभिन्न क्षेत्रों में रेडियोएक्टिविटी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों का पता लगाया है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को समझना केवल परिभाषाओं और समीकरणों को याद रखने के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड के सबसे मौलिक स्तर पर जटिल कामकाज की सराहना करने के बारे में है। यह ऊर्जा उत्पादन और रोग उपचार जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस ज्ञान की क्षमता को पहचानने के बारे में